वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ मोटिवेशन की बात की थी और कहीं ना कहीं आई होप आप लोग उससे बहुत सहमत होंगे और आप लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा आई होगी। और इसी ऊर्जा के साथ हम आगे के जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप एक ही विषय को पहले कंटिन्यू करिए उसके बाद आगे पढ़ाइए, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स में क्या होता है कि पढ़ने में थोड़ी समस्या आती है, ये बात मैं भी जानता हूँ। लेकिन अभी आप लोगों को क्या था, वार्म अप था। अभी आप लोगों को एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ मैंने नहीं पढ़ाया, तो आप निश्चिंत रहिए। अभी आप लोगों को मैंने बहुत सारे टॉपिक बताए जिससे लगभग लगभग आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि जो आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन था उसको मैं आज पूरा कंप्लीट कराऊंगा। फिर आगे से दूसरा सब्जेक्ट हम उठाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो इकोनॉमी में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दी थी, बहुत सारे टॉपिक मैं आपको लेकर आया था, बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए थे जिसमें ऑलमोस्ट लगभग इकोनॉमी को मैंने जितनी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं लगभग सभी चीज़ों को हमने बहुत गहराई से पढ़ लिया था। जिसमें हमने देखा था कि इकोनॉमी क्या है ना, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, इकोनॉमी के पिता कौन है, इकोनॉमी पर कौन कौन सी बुकें लिखी गई है ना, अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कैसे बनती है ना, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। ऐसी बहुत सारी इकोनॉमियों को हमने पढ़ लिया था, उनके प्रकार देख लिए थे, उनके आधारभूत जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन पर हमने बात की थी, उनके सेक्टर्स पर बात की थी कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर क्या है ना, ये सब हमने देख लिया था। उसके बाद हमने बैंकिंग सिस्टम पर बात की थी, है ना, बैंकों में बहुत सारे बैंकों को मैंने आपको बताया था, बैंक में किस तरीके से बैंक के काम करती हैं, किस तरीके से सारे बैंकों को आरबीआई कंट्रोल करता है, इस पर हमने बात की थी, है ना। आरबीआई जब बना था तो उसका जो बनने का पूरा कालानुक्रम था, जो सीक्वेंस था, सिस्टमेटिक निर्माण था, वो किस तरीके से हुआ था उस पर हमने बात की थी। सारी बैंकों के बाद हमने उनके जो करेंसी निर्माण के जो क्षेत्र हैं उन पर बात की कि करेंसी जो है, मुद्रा जो है वो कहाँ कहाँ बनाई जाती है, सिक्के कहाँ कहाँ बनते हैं, सिक्कों पर जो साइन होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, उनका रंग कैसा होता है, उन पर क्या क्या अंकित होता है, क्या उन पर चिन्ह है ना, और किस पर क्या बना हुआ है। बहुत सारे नोटों और बहुत सारे सिक्कों के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी जिनसे लगातार क्वेश्चन आते रहे हैं, है ना। इसके अलावा बैंकों में हमने देखा कि बैंकें किस तरीके से काम करती हैं, बैंकों में इन्फ्लेशन कैसे आता है, डिफ्लेशन कैसे आता है बैंकों द्वारा मार्केट में, है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, एमएसएफ क्या है। एमएसएफ के बाद मैंने बताया था कि स्टैगफ्लेशन, है ना, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, ऐसी बहुत सारी प्रोसेस थी जो लगभग मैंने आपको पूरी बहुत अच्छे से समझा दी थी, है ना। इसके बाद हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे बात की थी। भारत में कृषि का सबसे ज़्यादा योगदान है और कृषि को हमने बहुत गहराई से पढ़ा था। तो इस तरीके से, हाँ, मुद्राओं के प्रकार देखे थे हमने, मुद्राओं का जो पूरा क्लासिफिकेशन है, कितने प्रकार की मुद्राएं। तो इस तरीके से तमाम जो टॉपिक हैं इकोनॉमी में जो आधारभूत एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं दो टॉपिक को डिस्कस करूंगा, है ना। देखते हैं दो हो पाते हैं कि नहीं, अगर एक होगा तो एक ही डिस्कस करूंगा, लेकिन जहां तक होगा मैं दोनों टॉपिक डिस्कस कर लूंगा। दोनों टॉपिक आज के हमारे हैं। पहला टॉपिक है भारत में बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी और गरीबी। भारत में बेरोजगारी और गरीबी किस तरीके से आती है, कैसे इसको मापा जाता है, और इससे इसके जो प्रकार हैं उन प्रकार में कौन कौन से अलग अलग क्लासिफिकेशन हैं, उसको कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे खत्म किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सभी को हम देखेंगे। और अंतिम टॉपिक आपका बचेगा पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और वनडे एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू होते हैं आप में, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी सेक्टर से आते हैं कि जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं हैं
वो पंचवर्षीय योजनाएं कब से लागू हुई, किसने लागू की, किस आधार पर लागू हुई, पहले अध्यक्ष कौन थे, उसके अलावा उनमें जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य थे, वो उद्देश्य आपसे पूछ लिया जाता है, उनको बनाने वाले मॉडल्स पर आपसे बात कर ली जाती है ना। तो ये दो टॉपिक हैं, ये दो टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक हैं, तो इनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में बेरोजगारी की, कि भारत में जो बेरोजगारी है वो कैसे आती है और उसे कैसे खत्म किया जा सकता है। तो उसके संबंध में हम सारी चीज़ों को बहुत सामान्य भाषा में, यहाँ हम बहुत कठिन लैंग्वेज का उपयोग नहीं करेंगे। बुकें आपके पास हैं, ये मुझे पता है, और बुकों में सब कुछ लिखा है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही कठिन है। तो वो कठिन लैंग्वेज से क्या है, कभी हम पढ़ते नहीं हैं, और अगर पढ़ते हैं तो वो हमें ईजिली समझ में नहीं आता और हमारा मन नहीं लगता, फिर हमको पढ़ने में नींद आने लगती है। तो हमें नींद नहीं लेना, हमें उस टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ना है और चीज़ों को बहुत आसानी से समझना है। देखो, सिंपल सा मतलब है बेरोजगारी। तो भारत में जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी कैसे आएगी, है ना। सीधी सी बात है, आप जानते हैं किसी के पास या प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ ज़रूरतें होती हैं, बेसिक ज़रूरतें होती हैं, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो व्यक्ति कार्य करता है, काम करता है, बिजनेस करता है, अलग अलग फील्ड हो सकते हैं उसके, और उसके द्वारा वो पैसा कमाता है, और पैसा कमाने के बाद वो अपने 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 आप को रोजगार प्राप्त कर लेता है, और रोजगार से पैसा कमाता है, और उसका जीविकोपार्जन या जीवन यापन बढ़िया तरीके से होता है। लेकिन अगर उसको रोजगार ना मिले तो वो क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। उसको अगर रोजगार ना मिले तो वो क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। ये चीज़ बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर रोजगार ना मिले तो वो बेरोजगार है। और जब व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा तो वो व्यक्ति गरीब कहलाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमको गरीबी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है। बेरोजगार पर ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि बेरोजगारी में कुछ डिटेल नहीं है। बेरोजगारी में सिर्फ उसके प्रकार हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा वो बेरोजगार है, सीधी सी बात है। लेकिन बेरोजगार हो जाएगा तब उसके बाद उसके जीवन में एंटर करेगी गरीबी, जो कि एक भारत की भयावह समस्या है। इस समस्या से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं, और अभी लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट या इफेक्ट जो पड़ रहा है वो गरीबों के ऊपर ही पड़ रहा है। इस लॉकडाउन की स्थिति में सारे बड़े लोग बढ़िया तरीके से एसी, कूलर, पंखा में इस गर्मी में आराम से मज़े काट रहे हैं, लेकिन जो एक गरीब है उस गरीब को 2 वक्त की रोटी भी मोहताज नहीं है। तो गरीबों की सबसे ज़्यादा बुरी समस्या है अभी के वर्तमान समय में, है ना। तो गरीबी पे हम बहुत चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले गरीबी वह स्थिति है जिस स्थिति में वह व्यक्ति अपनी जो वास्तविक ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पाता, गरीब कहलाता है। वह व्यक्ति जिस व्यक्ति की अपनी जो आधारभूत ज़रूरतें हैं, आधारभूत आवश्यकताओं को पूरी करने में जो व्यक्ति असमर्थ रहता है वो व्यक्ति गरीब कहलाता है। लेकिन ये सामान्य परिभाषा है। इस परिभाषा के बाद भी अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इस पर प्रकाश डाला है, और अलग अलग आधार पर इसको क्लासिफाइड करके इसके बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए हैं कि हम किस तरीके से इसको मापेंगे। तो मुख्य तौर पर गरीबी को 2 भागों में बांटा है। एक होती है निरपेक्ष गरीबी और एक होती है सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी में क्या है कि निरपेक्ष का मतलब है नेगेटिव, है ना, समझ में आ रहा है। निरपेक्ष से मतलब है कि जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। देखो, गरीबी में भी 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन कर दिया। एक वो जो थोड़ा सा ज़्यादा गरीब है, और एक वो जो थोड़ा सा कम गरीब है। दोनों के अलग अलग पैरामीटर्स बना दिए। एक गरीब वो होगा जो गरीब के पास खाने के लिए खाना नहीं है ना, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। आपको पता होगा कि बेसिक आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं वो हमारी यही हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर इन तीनों चीज़ों से व्यक्ति वंचित रहता है तो वो निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आता है, तब वह व्यक्ति निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आता है। लेकिन जब ये आवश्यकताएं उसकी पूरी होती हैं, है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो उसको बड़ी आसानी से मिलता है।
लेकिन उसके अलावा भी और भी बहुत सारी ज़रूरत हैं, है ना, और भी बहुत सारी ज़रूरत होती हैं उसके दैनिक जीवन में, कि भाई उसको गाड़ी की ज़रूरत है, गाड़ी के साथ साथ उसको बहुत सारी भौतिक वस्तुओं की ज़रूरत है, एक वातावरण की ज़रूरत है ना। तो ये सब अगर उसको नहीं मिल पाता, ये सब उसको नहीं मिल पाता, तब एक अलग प्रकार की गरीबी को तैयार किया गया है या गरीबी को क्लासिफाइड किया गया है, जिसका नाम होता है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी में कुछ नहीं है। सापेक्ष गरीबी में सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक लाइन को बनाया गया है, एक लाइन को बनाया गया है जिसको कहा जाता है बीपीएल लाइन। जिसको क्या कहा जाता है? बीपीएल लाइन या गरीबी रेखा। कहते हैं ना, गरीबी रेखा के आप नीचे हैं। तो बीपीएल लाइन के नीचे जो व्यक्ति आता है, बीपीएल लाइन के, अभी मैं बताऊंगा कि बीपीएल लाइन कैसे बनी। बीपीएल का मतलब होता है बिलो प्योर लाइन। बिलो प्योर लाइन, बिलो का मतलब होता है उस लाइन को बिलो करने वाला। पुअर का मतलब होता है गरीब। गरीब, पुअर, गरीब को इंग्लिश में पुअर कहा जाता है, और लाइन का मतलब रेखा होता है। हाँ, तो बिलो प्योरिटी, प्यूबरिटी, कहूँ कहीं कहीं प्योरिटी भी लिखा रहता है, प्यूबरिटी लाइन। तो इस लाइन के नीचे जो व्यक्ति आता है वो गरीब कहलाता है। कौन सा गरीब कहलाएगा? सापेक्ष गरीब कहलाता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ग्लाइंड। ग्लाइंड करके एक वैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने इस लाइन को क्रिएट किया था बहुत सारे मानकों के आधार पर। और उन मानकों के आधार पर उन्होंने निर्धारित किया था कि अगर व्यक्ति के पास इतनी आवश्यक वस्तुएं नहीं हैं तो वो गरीबी रेखा के नीचे आएगा, और अगर इतनी आवश्यक वस्तुएं हैं तो वो गरीबी रेखा के ऊपर आएगा। अभी कैसे आएगा ये हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो दो प्रकार की गरीबी हुई, आपको यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया था। अभी मैंने आपको बताया गरीबी रेखा का निर्धारण करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था आर ग्लाइंड। ग्लाइंड करके नाम था, है ना। कहीं कहीं ग्वाइंड भी लिखा रहता है, GWIND, ग्वाइंड। ग्वाइंड करके एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने सबसे पहले बीपीएल लाइन या गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। इस फैक्ट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। गरीबी रेखा को बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? आर ग्वाइंड, है ना, GWAIND, ग्वाइंड। ग्वाइंड करके व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबी रेखा को तैयार किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले गरीबी रेखा को किस व्यक्ति द्वारा मापा गया था, सबसे पहले गरीबी रेखा को किस व्यक्ति द्वारा मापा गया था, तो आंसर आएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, या जिनको भारत का वयोवृद्ध या ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, या वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले 1867-68 में सबसे पहले गरीबी को इन्होंने मापा था। सबसे पहले गरीबी को मापने का काम दादा भाई नौरोजी ने किया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले गरीबी को किसने मापा, तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले गरीबी को मापने वाले थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो व्यक्ति थे, जो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने स्वतंत्र भारत में, मतलब 1947 के बाद भारत में, स्वतंत्र भारत में गरीबी को मापा था। और अगर आपसे पूछा जाए कि वैज्ञानिक तरीके से गरीबी को निर्धारित करने वाले व्यक्ति कौन थे, वैज्ञानिक तरीके से गरीबी को निर्धारित करने वाले व्यक्ति कौन थे, या वैज्ञानिक तरीके से गरीबी को किसने मापा था, तो उनका नाम था नीलकांत डांडेकर। नीलकांत डांडेकर व्यक्ति ने वैज्ञानिक तरीके से गरीबी को मापा था। और अगर आपसे पूछा जाए कि गरीबी को किस समिति के आधार पर मापा जाता है या मापा गया है, किस समिति, बहुत सारी समितियां बनी हैं, है ना। तो उसमें से एक समिति थी जिसका नाम था सुरेश तेंदुलकर समिति। तो सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पर गरीबी रेखा को वर्तमान में मापा जाता है। भारत में आज के समय में 21.9% लोग गरीब हैं। किसके आधार पर? सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पर। इसके अलावा और भी बहुत सारी समितियां आई, है ना, जिसमें से सी रंगराजन समिति थी, है ना, और इसके अलावा और भी समितियां थी जिनने अलग अलग अपना डाटा दिया है। तो गरीबी जो है वो फ्लैक्चुएट होती रहती है, और उस फ्लैक्चुएट के आधार पर, है ना, बहुत सारा जो डाटा है वो बदलता रहता है। एक लकड़ा वाला समिति आई थी, लकड़ा वाला समिति के समय बीपीएल लाइन का निर्धारण किया गया था, है ना। बीपीएल लाइन का निर्धारण लकड़ा वाली समिति के द्वारा किया गया था, लेकिन किया किसने था, तो आर ग्वाइंड के द्वारा किया गया था। अब गरीबी, इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि हम किसे गरीब माने।
हम किसको गरीब माने और कैसे माने। गरीबी मापने के केवल दो ही पैरामीटर हैं। गरीबी को बहुत सारी चीज़ों से मापा जा सकता है, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने जब गहराई से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उनको ऐसा लगा कि गरीबी को हम दो आधारभूत बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर माप सकते हैं। सबसे पहला है व्यक्ति का पैसा। सबसे पहला है व्यक्ति का पैसा और दूसरा है उसका भोजन। दूसरा उसका क्या है? भोजन। या तो आप भोजन के आधार पर व्यक्ति को गरीब मान सकते हैं या पैसे के आधार पर। तो भोजन में क्या है, क्लासिफिकेशन नहीं हो पाता, क्योंकि भोजन लगभग सभी व्यक्ति करते हैं और समान रूप से करते हैं। थोड़ा बहुत अंतर आता है, लेकिन उसमें मेजर डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल बात होती है। लेकिन पहले के समय में क्या होता था, कुछ समय पहले 2003 के अगर पहले की हम बात करें तो गरीबी रेखा का निर्धारण जो है वो भोजन के आधार पर ही होता था, कैलोरी के आधार पर ही होता था, है ना। भोजन आपने किया और भोजन करने के बाद जो आपको ऊर्जा मिलती है ना, वो ऊर्जा आपके शरीर में किलो कैलोरी के आधार पर मापी जाती है। किलो कैलोरी एक यूनिट होती है ना। जैसे दूरी को आप मीटर में मापते हैं, फुट में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, है ना। दूध को आप लीटर में मापते हैं, सब्जी को आप किलोग्राम में मापते हैं, है ना। तो वैसे ही ऊर्जा को, भोजन की जो ऊर्जा है उसको किलो कैलोरी में मापा जाता है। तो कुल मिलाकर आपने खाना कितना खाया और खाना के बाद कितनी ऊर्जा आपको कैलोरी के रूप में मिली, है ना, तो उससे आप क्या हैं, गरीब और अमीर निर्धारित होते हैं। तो पैरामीटर्स अलग अलग बनाए गए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग पैरामीटर बनाया गया और शहरी क्षेत्र के लिए अलग पैरामीटर बनाया गया। ग्रामीण क्षेत्र के लिए पैरामीटर बनाया गया 2400 कैलोरी। अगर 2400 कैलोरी अगर किसी व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है तो वो गरीब नहीं है। और अगर 2400 कैलोरी से नीचे ऊर्जा मिलती है तो वो क्या है, गरीब है। कहाँ पर? गांव में। शहर की हम बात करें तो शहर में 2100 कैलोरी से अगर कम कैलोरी आपको प्राप्त होती है तो आप गरीब हैं, और 2100 कैलोरी से अधिक का आप भोजन करते हैं तो आप गरीब नहीं हैं। ठीक है। तो ये पैमाना था कैलोरी के हिसाब से, लेकिन कैलोरी अधिकांश तौर पर समझ में नहीं आती और उतना स्पेशल या क्लियर डाटा निकल के सामने नहीं आता, इसलिए इसको बदला गया और बदलने के बाद भारत में लाया गया पैसा। पैसे के आधार पर गरीबी को मापना बहुत ही सरल होता है और अधिकांश तौर पर हम भी पैसे के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति को गरीब और अमीर की नज़रों से देखते हैं। तो न्यूनतम उपभोग व्यय कि भाई कितना व्यक्ति पैसा कमाएगा तो उसे हम गरीब समझेंगे और कितना पैसा कमाएगा तो उसे हम अमीर समझेंगे। तो देखो, गांव में व्यक्ति गरीब और अमीर की परिभाषा अलग होगी, शहर में गरीब और अमीर की परिभाषा अलग होगी। आपने देखा होगा कि गांव में सामान्य तौर पर घरों में मोटरसाइकिल होती है, लेकिन अगर किसी के पास फोर व्हीलर है तो उसे हम बहुत बड़ा व्यक्ति समझते हैं। लेकिन अगर आप शहर में जाएंगे तो शहर में लगभग सभी व्यक्तियों के पास फोर व्हीलर होती है, लेकिन उनमें से कुछ और खास व्यक्ति होते हैं जिनकी और बड़ी गाड़ियां होती हैं, तो उनको बड़ा व्यक्ति माना जाता है। ठीक है। या फिर कोई पढ़ा लिखा होकर एक बहुत बड़े पद पर पहुंच जाता है, कलेक्टर बन जाता है, आईएएस बन जाता है, तो उनको बड़ा व्यक्ति माना जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर शहर में गाड़ियां सबके पास होती हैं। तो ये डिफरेंट अलग अलग क्षेत्रों में निर्धारित करना अलग अलग मापक द्वारा किया जाता है। तो इसमें भी हमने दो प्रकार से डिफरेंस किया कि अगर एक दिन में शहर में देखो, यहाँ हम शहर की बात करेंगे, पहले शहर की बात करेंगे। तो शहर में एक व्यक्ति एक दिन में अगर 33 रुपये कमाता है, 33 रुपीज़ इनकम अगर उस व्यक्ति की है शहर में, तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। 33 से अगर नीचे है तो गरीब है, 33 से अगर ऊपर है तो वो अमीर है, और 33 है तब भी वो गरीब की कैटेगरी में आएगा। बात क्लियर है। और इसी में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में जाने के बाद गांव का एक व्यक्ति एक दिन में, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक दिन से गरीबी मापी जाती है, ना कि एक महीने की सैलरी से। ठीक है, एक दिन की, क्योंकि भोजन आप रोज करते हैं तो उसी के आधार पर आपका पैसा बांटा गया है और पैसे को निर्धारित किया गया है। ठीक है। तो एक दिन में गांव में अगर कोई व्यक्ति 27 रुपये कमा लेता है
तो वो गरीब की कैटेगरी में आता है। 27 रुपये से अगर अधिक कमाता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाता है, और 27 रुपये से अगर कम कमाता है तो वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, और इसको हमने गरीबी रेखा के मापने के पैरामीटर में इंक्लूड कर दिया 2003 से। और ये जो अवधारणा थी पैसे वाली, इस अवधारणा को सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा लाया गया था। सुरेश तेंदुलकर एक व्यक्ति थे, और उनके अध्यक्षता में एक समिति बनी। समिति का मतलब होता है कमेटी, है ना। जैसे मान लो नरेश कमेटी, मेरे नाम से कमेटी बने, और उसमें 10-20 लोग हों, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो, ऐसे बहुत सारे लोग हों, और वो बढ़िया तरीके से उसमें सलाह लें कि ऐसा करना है, और मैं कोई डिसीजन ले लूँ, और वो मेरे नाम से कहलाए। तो सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पर इसको सबसे पहले तैयार किया गया था। और इसके बाद बीपीएल लाइन बनाई लकड़ावाला समिति ने। लकड़ावाला एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे, तो इन्होंने लकड़ावाला समिति ने बीपीएल लाइन बनाई, जिससे गरीबी और अमीरी के बीच का जो अंतर है वो बहुत ही क्लियर समझ में आ गया। लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गलत बता दी, और कह दिया कि 37.2% वर्तमान में गरीबी है। फिर इस डाटा को चेक किया गया तो ये डाटा गलत मिला, और जब ये डाटा गलत मिला तो फिर इसके बाद गरीबी हमने सुरेश तेंदुलकर समिति के नाम से मापना शुरू किया, है ना। फिर इसके आधार पर बहुत सारी समितियां आई, तो उनने अलग अलग आधार पर गरीबी को बताया, है ना। जिसके आधार पर आपको ये सब याद नहीं रखना, आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है कि भारत में वर्तमान में गरीबी का निर्धारण किस समिति से होता है। भारत में वर्तमान में गरीबी का निर्धारण किससे होता है, तो सुरेश तेंदुलकर समिति से। सुरेश तेंदुलकर समिति ने जो मॉडल बनाया था, जो एक कहना चाहिए जो एक सिस्टम बनाया था, उसी सिस्टम के आधार पर हम गरीबी को मापते हैं। और अगर आपसे पूछे कि गरीबी रेखा के आंकड़े किस समिति के नाम से मापते हैं, तो सी रंगराजन समिति के आधार पर हम आंकड़े, देखो आंकड़ा मापना अलग है और गरीबी मापना अलग है, समझ में आ रहा है। आंकड़े अलग चीज होता है और गरीबी अलग चीज होता है। जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, आप बाहर चले गए क्लास के तो आप स्टूडेंट नहीं हो, आप वहाँ पर आम व्यक्ति हो। लेकिन क्लास में आए तो आप यहाँ स्टूडेंट हो। लेकिन कितने नंबर से स्टूडेंट आए, कितने नंबर के स्टूडेंट हो, जैसे मैंने एक टेस्ट लिया और उसमें आपके कितने अंक प्राप्त हुए, तो वो आपके आंकड़े हैं, वो आपके क्या हैं, आंकड़े हैं। और यहाँ पर आप क्या हो, स्टूडेंट हो। तो वैसे ही आप गरीब हो तो किसके आधार पर, सुरेश तेंदुलकर के आधार पर। और अगर आपके आंकड़े जो हैं वो किसके आधार पर, तो सी रंगराजन के आधार पर। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब अंत में हम कुछ बेरोजगारी के जो प्रकार हैं उन पर बात कर लेते हैं। बेरोजगारी जो है वो मुख्य तौर पर 6 प्रकार की होती है, जिसमें छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, है ना। इस तरीके की बहुत सारी प्रकार की बेरोजगारी आती हैं और अलग अलग प्रकार से व्यक्ति बेरोजगार होता है। तो आज आपको समझ में आएगा कि आप किस कैटेगरी में हैं, और अगर आप कैटेगरी में नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। लेकिन अगर आपके परिवेश में, आपके वातावरण में, आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति गरीब है तो आप उसको समझा सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आप इससे कैसे पार पा सकते हैं, मतलब इसका निवारण क्या है। क्योंकि संसार में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी गलतियां हैं, उनका निवारण है, उनका क्या है, निवारण है। क्योंकि उनका कारण है। अगर दुख है, संसार में दुख है तो दुख का कारण है। संसार में अगर ये महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया था अपने 4 आर्य सत्य में, है ना, 4 आर्य सत्य में उन्होंने कहा था कि संसार में कुछ भी है, संसार में अगर कुछ भी है तो उसका कारण है, उसका क्या है, कारण है। और उसका कारण है तो उसका निवारण है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो कारण है कि मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूँ। आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो कारण है, आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। बस चल रही है तो बस चलने का भी कारण है। व्यक्ति बीमार हुआ है तो उसने कुछ खाया है, उसका भी कारण है। आप जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, उसका भी कारण है। आप मोबाइल चला रहे हैं तो क्यों चला रहे हैं, उसका भी कारण है, ठीक है। तो संसार में हर एक चीज़ का कारण होता है।
ठीक है, तो वो एक अलग चैप्टर है, वो तो उसको इतिहास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य बेरोजगारी। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य बेरोजगारी की। सामान्य बेरोजगारी क्या है? सामान्य बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिस क्षेत्र में सामान्य बेरोजगारी की दर पर सामान्य बेरोजगारी की दर पर व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार होता है, लेकिन फिर भी उसे कार्य नहीं मिलता, तब वो बेरोजगार है। कैसा बेरोजगार है? सामान्य बेरोजगार। माना कि एक दिन की मजदूरी 200 रुपये है सामान्य तौर पर। देखो, सामान्य तौर पर 200 है, इमरजेंसी में 300 भी हो सकती है, और ज़्यादा समय में काम करने में 100 रुपये भी हो सकती है। लेकिन सामान्य तौर पर जो रेट चल रहा है वो 200 रुपये का चल रहा है। और उसी 200 रुपये पर अगर कोई गरीब व्यक्ति रोजगार करने या काम करने के लिए तैयार हो जाए उसी 200 रुपये में, लेकिन फिर भी उसे रोजगार ना मिले, तो वो सामान्य बेरोजगार कहलाता है। तब वो क्या कहलाता है? सामान्य बेरोजगार कहलाता है। दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। दूसरा प्रकार है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी। अब संरचनात्मक क्या है, स्ट्रक्चरल क्या है? स्ट्रक्चर कैसे बनता है? स्ट्रक्चर बनता है उस रोजगार के भौतिक परिवेश से। अभी भौतिक परिवेश क्या है? जैसे मान लो आपने बिजनेस खोला, जैसे आपने मान लो फैक्ट्री खोली। आपने फैक्ट्री खोली तो फैक्ट्री में कुछ मशीनें भी होंगी, है ना, मशीनें भी होंगी, कुछ लोग भी होंगे, कलपुर्जे भी होंगे, है ना, कुछ गाड़ियां भी होंगी, कुछ संसाधन भी होंगे, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें उस फैक्ट्री में लगी होंगी। तो उस फैक्ट्री में जो भी आपको दिखता है, जो भी दिखने वाली वस्तुएं हैं, वो सब भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं। और उन भौतिक वस्तुओं में अगर कमी आती है, और जिसके कारण आप बेरोजगार हो जाते हैं, है ना, तब वो क्या कहलाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। अभी आपको समझ में नहीं आया? देखो, आप समझो। आपका एक छोटा सा बिजनेस है, उसमें एक मशीन लगी हुई है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसमें मशीन लगी हुई है। वो मशीन बिजली से चल रही है। बिजली क्या है? भौतिक मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें आपके काम में यूज होती हैं वो सब भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं। तो बिजली आ रही है, मशीन चल रही है, लाइनमैन आया, आपकी बिजली काट दी, आपकी मशीन फैक्ट्री बंद हो गई। जैसे ही आपकी फैक्ट्री बंद हुई तो आप क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। आपकी फैक्ट्री में पानी आ रहा है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वाले व्यक्ति ने आपके यहाँ का पानी बंद कर दिया, आप बेरोजगार हो गए। आप किसी दुकान पर काम करते हैं, दुकान तक आप गाड़ी से जाते हैं, आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप दुकान नहीं जा पा रहे, आप बेरोजगार हो गए। बसें बंद हो गई, आप बेरोजगार हो गए। तो भौतिक संसाधन की वस्तुएं जब खत्म हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं, तब व्यक्ति जब बेरोजगार होता है, तब वो कहलाती है संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी को ही अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। छिपी मतलब जो दिखाई ना दे, अदृश्य बेरोजगारी उसी को कहते हैं। और इसी का एक और नाम है प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसी का एक और नाम क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ऐसी बेरोजगारी जो सामान्य तौर पर हमको दिखाई ना दे, लेकिन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं छिपी बेरोजगारी। अब आप कैसे समझेंगे? बहुत ही आसान उदाहरण से समझिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कृषि। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? कृषि। 1 मिनट रुकिएगा, बस मैं 2 मिनट में आया। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? कृषि। अब आप कैसे समझेंगे? देखिए, कृषि में क्या होता है? कृषि में एक व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसी के देख रेख में वो कृषि संचालित हो रही है। लेकिन उस कृषि पर कितने व्यक्ति डिपेंडेंट हैं? पूरा परिवार डिपेंडेंट है। 8 व्यक्ति डिपेंडेंट हैं। तो वो 7 व्यक्ति कैसे हैं? 7 व्यक्ति जो हैं वो अदृश्य बेरोजगार हैं। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को?
मैं मानता हूं कि वो 8 व्यक्ति कृषि में कार्य करते हैं, 8 व्यक्ति कृषि में कार्य करते हैं, लेकिन लेकिन वो हमेशा नहीं जाते, रोज नहीं जाते, एवरीडे नहीं जाते। मुख्य तौर पर एक ही व्यक्ति संचालक होता है, आपके पिताजी, जो उस कृषि को रोज अच्छे से देखते हैं और उसे रेगुलेट करते हैं। तो ये बेरोजगारी कैसी कहलाती है? छिपी बेरोजगारी कहलाती है। जमीन आपके पास उतनी है, कल को आपके आपका परिवार बढ़ जाएगा, 8 व्यक्ति से 16 व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है, 16 व्यक्ति हो जाएंगे, लेकिन जमीन तो उतनी ही है ना, जमीन तो उतनी ही है। तो कृषि में सामान्य तौर पर इसको क्या देखी जाती है? बेरोजगारी देखी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी नाम से ही स्पष्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है। मौसम के आधार पर उत्पन्न बेरोजगारी, मौसम के आधार पर उत्पन्न बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। सीधे से उदाहरण से समझिए, आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम वाला ठंड में आइसक्रीम बेचेगा क्या? बरसात में आइसक्रीम बेचेगा क्या? ये मौसमी बेरोजगारी, जब मौसम आएगा तब वो पैसा कमा लेगा, उसके बाद साल भर बंद रहेगा। आइसक्रीम वाला हो गया, कूलर वाला हो गया, कूलर कभी ठंड में नहीं बिकेगा। एसी वाला हो गया, कभी ठंड में नहीं बिकेगा। रजाई वाला हो गया, रजाई वाला हो गया, पल्ली वाला हो गया, कपड़े वाला हो गया, जो मोटे गर्म कपड़े होते हैं। मोटे गर्म कपड़े कभी कोई गर्मी में खरीदता है क्या? नहीं खरीदता। तो ये कैसी बेरोजगारी है? ये बेरोजगारी कहलाती है मौसमी। जब मौसम आएगा तो आपका धंधा चल गया, लेकिन फिर आप साल भर क्या हैं? बेरोजगार हैं। साल भर आप क्या हैं? बेरोजगार हैं। तो इसको कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट आता है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझने में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे। तो आप पुराने वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको बताया था इकोनॉमी की बहुत सारी चीज़ों को मैंने आपको समझाया था कि कैसे पूरी इकोनॉमी का चक्र काम करता है, कैसे आरबीआई काम करता है, कैसे बैंक काम करता है और कैसे मार्केट काम करता है। तीनों के बीच में मैंने आपको इंटर कनेक्ट करके इनका रिलेशन समझाया था, और उस प्रकार इन सभी से एक अर्थव्यवस्था का चक्र बनता है। इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक अर्थव्यवस्था का चक्र बनता है, और उसके आधार पर भारत हो या कोई अन्य देश हो, उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था का चक्र लगातार चलता रहता है। लेकिन इस चक्र में कभी न कभी मंदी का दौर आता है। ये अर्थव्यवस्था का नियम कहता है कि अर्थव्यवस्था में कभी न कभी एक मंदी का दौर आता है, और उस मंदी का दौर आने के कारण जब व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, जब व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी। जैसे अभी आप लॉकडाउन में सुनने में आ रहा है ना, कि हर 100 साल बाद अकाल आता है, हर 10, 20, 50 साल बाद अकाल आता है, कुछ ना कुछ आता है। चाहे वो प्लेग हो, चाहे वो हैजा हो, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो तपेदिक हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो HIV हो, कुछ भी समस्या ऐसी हो जिसके कारण एक ऐसा अकाल आता है और उसके बाद व्यक्ति क्या हो जाता है? बेरोजगार हो जाता है। अभी आप देखो, हर व्यक्ति बेरोजगार है इस समय। भले ही आप कहीं ना कहीं काम करते हैं, लेकिन अभी तो आप घर पे ही बैठे हैं ना। अभी आप घर पे बैठे हैं मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे, मतलब आप क्या है? बेरोजगार हैं अभी। तो ये चक्र में कभी ना कभी ऐसा होता है, और इसी चक्र में जो उत्पन्न बेरोजगारी है वो कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी। इसके बाद आता है अल्प रोजगार बेरोजगारी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बेरोजगारी है। अल्प रोजगार बेरोजगारी, आज के समय में इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है अल्प रोजगार बेरोजगारी का। अल्प रोजगार बेरोजगारी में क्या है कि आप उदाहरण से समझिए, उदाहरण से आपको ये समझ में आएगा। जैसे आप MBBS में आपने मेडिकल PMT को निकाला, PMT के बाद मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया, उसके बाद आपने MBBS कर लिया। MBBS करने के बाद आप डॉक्टर हो गए, बहुत अच्छे डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर हो गए। आपने अप्लाई किया किसी भी हॉस्पिटल में कि मुझे भाई जॉब चाहिए, मैं MBBS हूँ, है ना। आपने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आपको वहाँ कहा कि आपको हम कंपाउंडर का पद देते हैं। हमारे यहाँ हम डॉक्टर का पद आपको नहीं दे सकते, क्योंकि डॉक्टर ऑलरेडी है और आपको रोजगार किसी भी कीमत पर चाहिए।
कोई भी रोजगार मिले, आपको पैसा कमाना ही है, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो आप क्या करेंगे? कंपाउंडर बन जाएंगे। आप हैं क्या? डॉक्टर, एमबीबीएस, लेकिन आप काम क्या कर रहे हैं? छोटा सा। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा वर्तमान के समय में देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां करके छोटे छोटे काम करते हैं, छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। कॉलेज की डिग्री कर ली, चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी कर लिया, उसके बाद कांस्टेबल की नौकरी कर रहे हैं, पटवारी की नौकरी कर रहे हैं। जबकि डॉक्टर की पीएचडी की डिग्री बहुत बड़ी डिग्री कहलाती है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी। अभी एक हाई कोर्ट में ग्रेड 4 की वैकेंसी निकली थी, जो कि सबसे निचली क्वालिटी की जॉब कहलाती है। उसके लिए पीएचडी वालों ने अप्लाई किया था। तो ये क्या है? अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी जो एजुकेशन है उसके आधार पर आपको कम रोजगार मिल रहा है, इसलिए इस बेरोजगारी को अल्प रोजगार बेरोजगारी कहा जाता है। क्योंकि आपको रोजगार कैसा मिल रहा है? अल्प रोजगार मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आती है घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक, यह बेरोजगारी है जिसमें व्यक्ति घर और घाट दोनों से चला जाता है। इस बेरोजगारी को मैं बहुत ही खतरनाक बेरोजगारी समझता हूँ। घर्षणात्मक बेरोजगारी में व्यक्ति पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। कैसे होता है? इसे सामान्य से उदाहरण से समझिए। घर्षणात्मक बेरोजगारी में क्या होता है कि जैसे मान लो आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, और अचानक से वो फैक्ट्री बंद हो जाए, तो उस फैक्ट्री में आप ही नहीं वरन संपूर्ण व्यक्ति उस फैक्ट्री के क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। कोई कंपनी है, कोई भी बिजनेस सेक्टर है, कोई भी दुकान है, कोई भी शॉप है, कुछ भी है, वो एकदम से अगर पूरा बंद होता है तो वहाँ एक व्यक्ति नहीं, वहाँ के सारे व्यक्ति क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। और इतना घर्षण होता है इस बेरोजगारी में, इसलिए इसका नाम दिया गया घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसलिए इसका क्या नाम दिया गया? घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अंतिम जो बेरोजगारी है वो कहलाती है अक्षमता बेरोजगारी। अक्षमता बेरोजगारी सामान्य तौर पर इसे हम बेरोजगारी नहीं कह सकते, लेकिन इसे बेरोजगारी में अर्थव्यवस्था के आधार पर इंक्लूड किया जाता है। अक्षमता बेरोजगारी में क्या है कि वह व्यक्ति जो सक्षम नहीं है, जो शारीरिक दृष्टि से क्या है? सक्षम नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है, किसी व्यक्ति का पैर नहीं है, अपंग है, विकलांग है, पैरालिसिस हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के पास क्षमता नहीं होती और वो कोई कार्य नहीं कर सकते, फिर हम उन्हें अक्षमता बेरोजगारी के अंतर्गत काउंट करते हैं, क्योंकि वास्तविक तौर पर वो कोई काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये सारे बेरोजगारी के क्या थे? मापन थे। इस तरीके से बेरोजगारी को हमने क्लासिफाइड किया है अलग अलग भागों में, और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई होंगी। अंत में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेरोजगारी को हम कैसे मापते हैं। बेरोजगारी को हम 2-3 तरीके से माप सकते हैं, है ना। दीर्घकालिक बेरोजगारी में क्या है कि साल में अगर आपको 183 दिन का काम मिलता है, 183 डेज का काम मिलता है, और 183 डेज से 183 तक आपको काम मिलता है, तो वह दीर्घकालिक बेरोजगारी कहलाती है। मतलब ये है कि 183 दिन से कम काम मिलता है तो वह दीर्घकालिक बेरोजगारी कहलाती है। अगर एक सप्ताह में आपको एक दिन का काम नहीं मिलता, एक सप्ताह में आपको एक दिन का काम ना मिले, तो वह साप्ताहिक बेरोजगारी कहलाती है। और एक व्यक्ति को आधे दिन में 4 घंटे का काम ना मिले, तो वह दैनिक बेरोजगारी कहलाती है।
याद रखना, दैनिक बेरोजगारी एक दिन से नहीं मापी जाती, दैनिक बेरोजगारी आधे दिन से मापी जाती है। ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है। आधे दिन में अगर आपको 4 घंटे का काम नहीं मिलता तो वह बेरोजगारी दैनिक बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है। योजना आयोग के आधार पर, योजना आयोग के आधार पर मानक बेरोजगारी क्या कहलाती है? मानक बेरोजगारी कहलाती है, स्टैंडर्ड जो बेरोजगारी है वो क्या कहलाती है कि अगर आपको 273 दिन से कम काम मिलता है, 273 दिन से कम काम मिलता है 365 दिन में, मतलब एक साल में, एक साल में अगर आपको 273 दिन से कम काम मिलता है तब आप स्टैंडर्ड बेरोजगारी से नीचे काउंट किए जाते हैं। आप मानक बेरोजगार के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जब बेरोजगारी है तो बेरोजगारी की सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया, और अधिकांश तौर पर बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हैं। खासकर जो न्यू जनरेशन है वो अधिकांश तौर पर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी से जूझ रही है, खासकर इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो जब बेरोजगारी को हमने पूरा देख लिया तो बेरोजगारी को आखिर दूर कैसे किया जा सकता है, बेरोजगारी का निवारण क्या है? सबसे अहम अगर पॉइंट समझने लायक कोई है तो वो यही है कि बेरोजगारी का निवारण क्या है, इसको हम दूर कैसे करेंगे। इसको दूर करने के केवल दो ही उपाय हैं। इसको दूर करने के केवल दो ही उपाय हैं। एक उपाय है कि आप किसी व्यक्ति को रोजगार दे दें। आप किसी व्यक्ति को क्या कर दें? रोजगार दे दें। आपने किसी व्यक्ति को रोजगार दे दिया तो वो रोजगार क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा। लेकिन वो व्यक्ति उस रोजगार के योग्य नहीं है, वो व्यक्ति उस रोजगार के योग्य नहीं है, उस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति के पास कौशल नहीं है, उस व्यक्ति के पास तकनीक नहीं है, तब आप उसे क्या रोजगार देंगे? तब आप उसको रोजगार नहीं दे सकते। तब वो व्यक्ति केवल और केवल मजदूरी कर सकता है, और मजदूरी के लिए हमारी भारत सरकार ने मनरेगा योजना को लाया गया। मनरेगा के आधार पर 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है, और इसके आधार पर हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। और अगर अच्छे तरीके से गरीबी को दूर करना है तो व्यक्ति को आप शिक्षित कर दीजिए, व्यक्ति को आप एजुकेटेड कर दीजिए, व्यक्ति को आप स्किल्ड कर दीजिए, व्यक्ति को आप कौशल कर दीजिए और उसे सक्षम बना दीजिए। और जब वो सक्षम बन जाएगा तो वो किसी भी कंपनी में जाकर रोजगार बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। या जब वो सक्षम हो जाएगा, कौशल हो जाएगा, स्किल्ड हो जाएगा, तब वह बैंक से लोन लेकर खुद का धंधा भी कर सकता है। ठीक है। और इसमें सबसे सही चीज़ जो मैं मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को आप पढ़ा दीजिए, पढ़ाने से उसको शिक्षा प्राप्त हो जाएगी, और जब शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तब वह व्यक्ति ऑटोमेटिक रोजगार प्राप्त कर लेगा। ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको रोजगार, बेरोजगारी और गरीबी के आधार पर समझ में आ गई होंगी। अंत में बस 2 फैक्टों को और मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक कि ले ऑफ क्या होता है। ले ऑफ क्या होता है, ये कभी कभी ये थोड़े से जो 3-4 फैक्ट हैं ये अलग हैं, लेकिन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने सोचा इनके साथ ही इनको इंक्लूड कर दूं। तो ले ऑफ उस कंडीशन को कहते हैं जब किसी व्यक्ति को कार्यस्थल से निकालकर उसे बेरोजगार करना और ज़रूरत पड़ने पर उसको कार्य में लगा लेना, ले ऑफ कहलाता है। समझ में आया? नहीं आया? सामान्य उदाहरण से समझिए। आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ी, आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ी, आपने उसको पैसा दिया और आपको उससे काम पे लगा लिया, लेकिन आपने देखा 2 महीने बाद कि अब मुझे इस व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, तो आपने उसको फिर भगा दिया। जब फिर ज़रूरत पड़ी फिर बुला लिया, फिर ज़रूरत नहीं पड़ी फिर आपने उसको निकाल दिया, तो ये ले ऑफ कहलाता है। ठीक है। दूसरा, ग्रेसम का नियम, ये कई बार पूछा गया है। ग्रेसम का नियम पिछला एग्जाम हुआ था रेलवे का, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि ग्रेसम का नियम क्या है। तो ग्रेसम का नियम सीधा सा है, मार्केट है, समाज है, समाज में रुपया पैसा चलता है, समाज में क्या है? रुपया पैसा चलता है, करेंसी चलती है, मुद्रा चलता है, नोट चलते हैं, नोट चलते हैं।
नोट जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं, लेकिन बहुत सारे इनलीगल तरीके से हम डर्टी मनी को तैयार कर लेते हैं, काले धन को तैयार कर लेते हैं, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो काले धन को तैयार कर लेते हैं, और वो काला धन जो है, ब्लैक मनी जो है, वो भी मार्केट में साथ साथ चलती है। तब ब्लैक मनी या काला धन वाइट मनी को या गंदी मुद्रा अच्छी मुद्रा को मार्केट से बाहर कर देती है। क्या समझ में आया? मार्केट में अच्छी मुद्रा का गमन होता है, अच्छी मुद्रा चलती है जो भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने द्वारा नकली नोट ऐसे नोट भी बन सकते हैं जो असली जैसे दिखाई देते हैं। तो नकली नोटों को जब मार्केट में डाला जाता है तो ग्रेशम का नियम कहता है कि वो नकली नोट एक समय ऐसा आएगा कि सारे असली नोटों को बाहर कर देंगे और पूरे मार्केट में केवल और केवल नकली नोट या गंदी मुद्रा ही बचेगी। इसको कहते हैं ग्रेशम का नियम। ठीक है। एक और है से का बाजार नियम, जिसे से लॉ भी कहा जाता है, शेष लॉ भी कहा जाता है। शेष लॉ का जो मुख्य सिद्धांत है वो ये है कि हर उत्पादन अपनी मांग को स्वयं बढ़ा लेता है। इसलिए केवल उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए, मांग पर नहीं। उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, अन्य किसी चीज पर नहीं। समझ में आया? इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप उत्पादन कर रहे हैं तो आप करते जाइए। जितना ज़्यादा आप उत्पादन करेंगे वह उत्पादन उतनी ही मांग स्वयं बढ़ा लेगा और वह ऑटोमेटिक बिकता जाएगा। ये क्या था? से का बाजार नियम। तो यूरोप में क्या हुआ? यूरोप में सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ, पुनर्जागरण हुआ, उसके बाद औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण में सारी जो फैक्ट्रियां हैं उनने चीज़ों को डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करते गए, उत्पादित करते गए और एक समय ऐसा आया कि उत्पादन स्वयं मांग को कंट्रोल नहीं कर पाया, और जब उत्पादन ज़्यादा हो गया तो मांग कम हो गई। और जब मांग कम हो गई तो मंदी का दौर आ गया, और मंदी का जब दौर आ गया तो विश्व की सबसे बड़ी मंदी, तीसा की मंदी आई 1929-30 के लगभग। 1929-30 के लगभग तीसा की मंदी आई, जो कि अभी तक की विश्व की सबसे बड़ी मंदी थी। ठीक है। आपने देखा होगा कि जब तक मार्केट में कोई चीज़ कम है तो उसकी मांग है, जब तक कम है उसकी मांग है। जब वह उत्पादन अधिक हो जाता है तो मांग कम जाती है, जब उत्पादन अधिक हो जाता है तो मांग कम हो जाती है, और जब मांग कम होती है तो फिर मंदी का दौर आता है। इसी से के बाजार नियम के बाद एक दूसरी थ्योरी आई, जिसे हम कहते हैं कीन्स थ्योरी या कीन्स लॉ या कीन्स सिद्धांत। कीन्स सिद्धांत ने क्या कहा? कीन्स सिद्धांत ने कहा कि समस्या उत्पादन नहीं है, समस्या है क्रय। समस्या क्या है? क्रय शक्ति। आपके पास क्रय शक्ति कितनी है ये इम्पोर्टेंट है, आप उत्पादन कितना करते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप क्रय शक्ति को कंट्रोल करके रखते हैं तो आप उत्पादन कितना ही कर लीजिए, वो चीज़ें डायरेक्टली खपत होती जाएंगी। और क्रय कहाँ से होगा? जब व्यक्ति के पास पैसा होगा। और व्यक्ति के पास पैसा कहाँ से आएगा? जब व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, या जब व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में, जब व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा तो उसके पास पैसा होगा, और उसके पास पैसा होगा तो वस्तुओं को खरीदेगा, क्योंकि उसके पास क्रय शक्ति अधिक होगी। क्योंकि पैसा जब रोज आएगा तो वो क्यों पुरानी चीज़ों पर अपना पैसा लगाएगा, वो रोज नई चीज़ें खरीदेगा, क्योंकि पैसा उसके पास पर्याप्त है। और फिर आप उद्योग में कितना ही उत्पादन कर लीजिए,
कितना ही उत्पादन कर लीजिए, कभी भी मंदी का दौर नहीं आएगा। तो कीन्स लॉ कहता है कि केवल और केवल रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप रोजगार पर ध्यान दे लिया तो सरकार और मार्केट और सारी चीज़ों, अर्थव्यवस्था का जो चक्र है वो बहुत बढ़िया तरीके से बना रहेगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहना चाहिए कि इन्होंने क्रय शक्ति पर जोर दिया है और क्रय शक्ति को ही मुख्य तौर पर ध्यान देने की बात कही है, जिससे मंदी नहीं आती। इन्होंने डिमांड एंड सप्लाई के रूल को बराबर मानने की बात की है कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो और जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड हो, और इसी को हम आदर्श अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन लेक्चर बड़ा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप समय देंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी आपको कोई चीज़ में डाउट है तो आप उसे पुनः पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको फिर से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आने वाले समय में केवल एक वीडियो और आएगा इकोनॉमी का, उस पर मैं पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से समझा दूंगा और यहाँ पर आपकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य तौर पर इन्हीं चीज़ों को पढ़ा जाता है और यही चीज़ें ज़रूरी हैं। आप यहाँ वहाँ मत भटकिए, आप बस इतना कर लीजिए, जिस दिन ये आपने याद कर लिया आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज से आपके कोई भी टॉपिक में इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से आप आसानी से कर ले जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ नहीं छोड़ा, समय ज़रूर लगा है। देखो, दो बातें होती हैं, अगर आपको सारा पढ़ना है तो समय लगेगा, अगर आपको सब कुछ पढ़ना है तो समय लगेगा, और अगर आपको जल्दी पढ़ना है, कम समय में पढ़ना है, तो आप सारा नहीं पढ़ सकते। आपको जल्दी पढ़ना है, कम समय में पढ़ना है, आपको 5 मिनट का वीडियो चाहिए, 10 मिनट का वीडियो चाहिए, तो आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, आप पूरा नहीं पढ़ सकते, आप कोई भी क्वेश्चन फंसा के नहीं ले जा पाएंगे। तो हमको यहाँ पर फॉर्मेलिटी नहीं करना, और दूसरे इंस्टीट्यूट्स की तरह या किसी भी व्यक्ति की तरह मैं किसी की यहाँ पर आलोचना नहीं करना चाहता। मेरा सीधा सा मतलब है कि 5 या 10 मिनट की वीडियो मैं नहीं बना सकता, मैं यहाँ पर आपको पूरा समझाऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।